हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस टर्म को समझना है। व्हाट इज हेरिडिटी हियर? ओके, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ जेनेटिक्स एंड जेनेटिक्स को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जीन्स क्या है, because genetics is all about the study of genes. So genetics is mainly about study of genes और simply मैं इसको कहूं तो it's a branch of biology that deals with the study of transmission of characters from parents to progeny। देखिए, स्टार्ट आपको इस चैप्टर को डेफिनेशन से करना है एंड डेफिनेशन अगर आपको समझ में आ गया तो चैप्टर आपको बहुत इजी लगेगा। तो पहले इस डेफिनेशन को मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि जेनेटिक्स आपके लिए बहुत इजी हो जाए। तो जेनेटिक्स इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ जीन्स और सिंपली द स्टडी ऑफ transmission of characters from one generation to another generation। तो this is the definition of genetics। बट इस डेफिनेशन में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या समझनी है कि दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। इट सिंपली मीन्स कि वो कंपोनेंट्स, वो पार्ट, वो मॉलिक्यूल, वो एटम्स, व्हाटएवर यू वांट टू से, वो चीज जो हम अपने ऑफस्प्रिंग्स में, अपने बच्चों में ट्रांसमिट करते हैं या जो हम अपने पेरेंट्स से रिसीव करते हैं, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को जीन्स बोला जाता है। तो पहले जेनेटिक्स में आपको जीन्स को समझना बहुत जरूरी है कि जीन्स के लिए भी अपने अपने ओपिनियन से, बहुत सिंपली अगर मैं इसको कहूं, बहुत इजीली वे में इसको मैं डिस्क्राइब करूं तो जीन्स का मतलब हुआ सेगमेंट ऑफ डीएनए। इट्स अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, यानी डीएनए का एक बहुत छोटा सा टुकड़ा। और बहुत और इजी लैंग्वेज में कहूं तो जीन्स का मतलब हुआ कैरेक्टर्स। अब आप बोलेंगे कैरेक्टर्स क्या है? दिस इज नॉट योर एक्सटर्नल बिहेवियर, दिस इज योर एक्सप्रेशन, योर मॉर्फोलॉजी मेनली। एंड हाँ, कुछ चीजें इंटरनली भी ऐसी हैं जो जीन रेगुलेट करता है। अगर मैं बहुत सिंपली कहूं तो डीएनए पे जो भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है एक पर्सन की, यानी वो सारा कलेक्शन ऑफ डेटा जो डीएनए स्टोर करता है अपनी प्रोजेनी में, अपने आने वाली जनरेशन में गैमीट के थ्रू ट्रांसफर करता है, उन सारे डेटा को हम जीन्स भी बोल सकते हैं, कैरेक्टर्स भी बोल सकते हैं, या अदर नेम अगर मैं इसका बताऊं तो ट्रेड्स बोल सकते हैं। यानी ये तीनों चीजें एक ही, कैरेक्टर्स और ट्रेड्स या सेगमेंट ऑफ डीएनए। आपको शायद समझ में आ रहा होगा मैं किस तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूं। आपका स्किन कलर, स्किन कॉम्प्लेक्शन, आपके हेयर्स, आप बहुत सिंपली अगर मैं कहूं तो आपके डिजाइन ऑफ हेयर की भी बात, मतलब हेयर्स कम है या ज्यादा है, इसको भी जीन रेगुलेट करता है। सिस्टमैटिक डिजीज, कभी आप नोटिस करिए कि अगर आपके ग्रैंडफादर डायबिटिक हैं या अगर उन्हें एस्थमा है या हाइपरटेंशन है तो वो आपके फादर में भी दिखेगा, फिर उसके चांसेस हैं कि वो आप में भी ट्रांसफर हो। तो वो सारी चीजें जो डीएनए से और डीएनए के छोटे से सेगमेंट से ट्रांसफर होती जा रही है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, that portion is known as gene and that mainly controls the characters or the traits of body। I think ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। बट ये पूरा जेनेटिक्स भी दो एस्पेक्ट पे काम करता है।
तो अगर मैं जेनेटिक्स के दो एस्पेक्ट की बात करूं तो these two aspects are very important. The first one is heredity and the second one is variation. तो इस चीज को समझने के लिए भी बहुत इजी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू ये बात समझाऊंगा, बट पहले समझ लेते हैं व्हाट इज हेरिडिटी हियर एंड व्हाट इज वेरिएशन हियर। तो हेरिडिटी का अगर मतलब मैं बताऊं बहुत सिंपली, तो जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स पास करता है अपनी प्रोजेनी में, दोस कैरेक्टर्स आर हेरिडिटी कैरेक्टर्स। इट सिंपली मींस कैरेक्टर्स which passes from parents to progeny और ऑफस्प्रिंग्स ये एक ही चीज है। तो पेरेंट्स टू प्रोजेनी। अब एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कोई पेरेंट अपने प्रोजेनी में 100 कैरेक्टर्स को ट्रांसमिट कर रहा है। ओके, सपोज कोई पर्सन अपने गैमेट के थ्रू 100 कैरेक्टर्स को ट्रांसफर कर रहा है, तो टोटल जो सम है कैरेक्टर्स का वो कितना है? 100। अब वो 100 कैरेक्टर्स वो तो सेट कर रहा है, बट उस कैरेक्टर्स में ये सारे के सारे कैरेक्टर्स बच्चे पे नहीं आएंगे। कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स म्यूटेशन से चेंज हो जाएंगे या कुछ नहीं भी आएंगे। तो जो कैरेक्टर्स बच्चा या ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी लेगा उस कैरेक्टर को हम बोलते हैं इनहेरिटेड कैरेक्टर। ओके, तो हेरिडिटी का ही एक पार्ट हो गया इनहेरिटेड। बात समझ में आ गई होगी आपको। तो इनहेरिटेड मींस दोस retained by the progeny, those characters retained by the progeny। ओके, ये बहुत अच्छे से आपको समझना है, क्योंकि भेजा तो 100 था, सपोज 80 ही कैरेक्टर्स प्रोजेनी में आए, तो ये 80 कैरेक्टर्स क्या हो जाएंगे? इनहेरिट कैरेक्टर हो जाएंगे जो बच्चे ने ले लिए। बट स्टिल 20 कैरेक्टर्स तो गए नहीं, या अगर वो गए भी हैं तो किसी दूसरी फॉर्म में गए हैं, क्योंकि जीन में चेंजेस हो जाएंगे और ये चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज क्या होगा कि आप बिल्कुल अपने पेरेंट्स के रेप्लिका हो जाओगे, बिल्कुल कार्बन कॉपी हो जाओगे। तो वो जो चेंजेस आते हैं अमंग द कैरेक्टर्स, अमंग द ट्रेट, दोस चेंजेस आर नोन एज वेरिएशन। तो वेरिएशन सिंपली मींस changes among the trait, changes among the trait। and why variations are important? वेरिएशन से ही evolution होता है, न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है, तो it leads to evolution also, which is the second part of your chapter। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपको। अब वेरिएशन भी दो टाइप्स में डिवाइडेड है। अगर आप बहुत डिटेल में ना जाएं तो एक वेरिएशन डिपेंड्स अपॉन द प्लेस ऑफ लिविंग, क्योंकि वहां का क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, आपकी फूड हैबिट, ये भी वेरिएशन का एक पार्ट प्ले करती है। एंड द सेकंड वेरिएशन इज बाय द जेनेटिक म्यूटेशन। अगर म्यूटेशन होगा तो एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, उस एक्सप्रेशन के चेंजेस को हम म्यूटेशन बोलते हैं। तो ये दो टर्म आपको हेरिडिटी, वेरिएशन एंड इनहेरिटेड बहुत अच्छे से पता होने चाहिए अगर आप जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं। तो बात सिंपल सी थी, कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन, उसके बाद कैरेक्टर्स को रिटेन करना एंड फाइनली द चेंजेस अमंग द कैरेक्टर। अब इसके बाद एक और चीज बच जाती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी डिस्कस करना, क्योंकि अब हम उन कैरेक्टर्स की बात करेंगे जो हम अपने पेरेंट्स से रिसीव ही नहीं करते, जो अपने पेरेंट्स से गेन नहीं करते, एंड दोस कैरेक्टर्स आर नोन एज एक्वायर्ड ट्रेट्स। तो थर्ड वन इज एक्वायर्ड ट्रेट्स। तो एक्वायर्ड ट्रेट्स को पर्सन का सेल्फ एक्सपीरियंस बोला जाता है। ओके, अगर मैं इसको समझाऊं, फॉर एग्जांपल अगर एक्सीडेंटली आपका हाथ कट जाए या आपकी फिंगर्स कट हो जाए या आपका पैर या कोई बॉडी पार्ट लॉस्ट हो जाए, तो ये चीज तो नहीं आपके प्रोजेनी में जाएगी। मतलब आपकी प्रोजेनी में
हाथ पैर या फिंगर्स तो होंगे ना, क्योंकि ये आपका सेल्फ एक्सपीरियंस था। ये पोर्शन, ये पार्ट जीन रेगुलेट नहीं करता, तो ये ट्रांसमिट नहीं होगा फ्रॉम द पेरेंट्स टू द प्रोजेनी, एंड दीज टाइप ऑफ कैरेक्टर्स आर नोन एज एक्वायर्ड ट्रेट्स। So these are person's self experience. These are person's self experience during their lifetime. During their lifetime, like various types of hairstyles, various types of makeup products, this mainly changes your external beauty, but this is not necessarily कि ये आपकी प्रोजेनी में जाए और आपका प्रोजेनी मतलब आपका जो ऑफस्प्रिंग, आपका जो बच्चा है, वो भी सेम पैटर्न फॉलो करे। तो वो जो एक्सपीरियंस जो आप अपनी लाइफ में खुद एक्सपीरियंस करते हो, उन कैरेक्टर्स को हम एक्वायर्ड ट्रेट्स बोलते हैं। तो दीज आर द बेसिक टू अंडरस्टैंड द जेनेटिक्स पोर्शन। अब जेनेटिक्स में एक चीज आपको पता होनी चाहिए, ये पूरा जो टर्म है ये एक इंपॉर्टेंट पर्सन की देन है, सर ग्रिगोर जोनासन मेंडल। अब पहले मैं ये चीज बता दूं आपको, सर ग्रिगोर जोनासन मेंडल, and he is also known as father of genetics. So he is also known as father of genetics. Okay? अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है इनके बारे में, हालांकि इस पे भी बहुत ज्यादा एनसीईआरटी में क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है, बट स्टिल इसमें कुछ ऐसे पार्ट हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एज अ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वो चीज आपसे पूछी जा सकती है। तो ग्रिगोर जोनासन मेंडल वाज बोर्न इन मोनेस्ट्री विलेज ऑफ ऑस्ट्रिया। तो मोनेस्ट्री इन ऑस्ट्रिया where he born, okay? So he born in monastery, and his early education was also conducted from the monastery. तो early education भी इनकी monastery में ही हुई, and for the higher studies he went to University of Vienna. So for higher studies he went to University of Vienna. Okay, University of Vienna, and he wanted to be a teacher, wanted to become a teacher, but he failed in his teaching examination. Yes, absolutely true. He failed in his teaching examination, and finally he returned back to monastery, and when he returned back to monastery he worked as a priest. So returned back to monastery and worked as back to monastery and worked as priest. एंड यहां से इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हुआ। जिस चर्च में ये प्रीस्ट की फॉर्म में अपना रोल प्ले कर रहे थे, अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे थे, उस चर्च के गार्डन को ऑब्जर्व जब ये कर रहे थे, तो उस गार्डन में जिस प्लांट पे इनका ऑब्जर्वेशन था, वो प्लांट था पाइसम सेटाइवम और पी प्लांट। सो ही ऑब्जर्व Pisum sativum there. Pisum sativum means pea plant. Okay? अब बात बहुत ध्यान से आपको समझनी है। अब इस पी प्लांट पे
ऑब्जर्वेशन के बाद मेंडल वाज वेरी शॉक्ड टू सी दैट देयर आर सो मेनी वेराइटीज, सो मेनी एक्सप्रेशन ऑफ पी प्लांट। एक्सप्रेशन की मैं बात कर रहा हूं, इसका मतलब मैं कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूं जो आपकी एनसीईआरटी जो भी बुक आप पढ़ते हो उसमें मेंशन है, जो मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है। तो सम प्लांट्स वर ऑफ, अगर मैं सीड शेप की बात करूं, दीज आर ट्रेट मेनली। तो वो जो वेराइटीज थी, जो ट्रेट्स थे, वो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स का मतलब क्या हुआ कि ऑल्टरनेट फॉर्म में वो प्रेजेंट थे। फॉर एग्जांपल सीड शेप, उसमें कुछ राउंड भी थे, कुछ रिंकल भी थे। सिमिलरली सीड कलर वो येलो भी थे एंड ग्रीन भी थे। फ्लावर कलर पर्पल एंड व्हाइट, फ्लावर पोजीशन एक्सियल एंड टर्मिनल, प्लांट हाइट टॉल एंड ड्वार्फ, पॉट शेप इन्फ्लेटेड कॉन्स्ट्रक्टेड, पॉट कलर ग्रीन एंड येलो। तो ये एक चार्ट आपको आपकी बुक में मिल जाएगा, जो भी बुक आप पढ़ रहे हो। तो these are those traits which mainly influenced the Mendel, and Mendel performed experiment which was known as, और ये आज भी इसी नाम से जाना जाता है, the hybridization experiment on Bison sativa। तो एक्सपेरिमेंट तो अंडरस्टूड है, हाइब्रिडाइजेशन हुआ था। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में दो डिफरेंट रोज डेवलप की। ये दो रोज बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि ये जो रो था आप देख रहे हो यहाँ पे, ये वो वेराइटीज थी जो डोमिनेंट थी। डोमिनेंट का मतलब जो मेजॉरिटी में प्रेजेंट थी, या जिनके एक्सप्रेशन हाईली इंपैक्टफुल थे। और जो रिसेसिव वेराइटीज थी ये लेस कॉमन था, मतलब इनकी वेराइटीज भी कम थी, क्वालिटी वाइज भी ये इंफीरियर थे, एंड क्वांटिटी तो डेफिनेटली कम ही होगा क्योंकि डोमिनेंट का एक्सप्रेशन सादा था। तो इस तरह से मेंडल ने दो सेपरेट रोज को डेवलप किया, एक डोमिनेंट के लिए एंड एक रिसेसिव के लिए। एंड फाइनली ही क्रॉस्ड फ्रॉम डोमिनेंट रो टू द रिसेसिव रो। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग आगे चलते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ। देखिए दो स्टेप तो मैं आपको बता चुका हूं, द मीनिंग ऑफ जेनेटिक्स एंड देयर टर्म्स, हेरिडिटी, इनहेरिटेड, वेरिएशंस एंड एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। एंड इन दिस सेशन इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है मेनली द हिस्ट्री या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सर जॉर्ज जॉनसन मेंडल। तो ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहला एम क्या था कि why Mendel selected garden pea for his experiment, and this is very important part जो as a question आपको बोर्ड एग्जाम में मिलता है। तो why Mendel selected Pisum sativa और garden pea। ओके तो बहुत सारे रीजंस हैं इसमें, इसको एज ए क्वेश्चन ही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारे रीजंस हैं इसमें। पहला रीजन जो बहुत इंपॉर्टेंट था, दैट पी प्लांट वाज इजी टू ग्रो। ओके इजी टू ग्रो, बहुत जल्दी ये ग्रो होता था, बहुत स्पेसिफिक मिनरल रिक्वायरमेंट्स नहीं थी। शॉर्ट लाइफ स्पैन, तो शॉर्टर लाइफ स्पैन का मतलब क्या हुआ कि इट प्रोड्यूसेस नंबर ऑफ सीड्स फॉर द ऑब्जर्वेशन इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। नंबर थर्ड, मैनी वेराइटीज वर अवेलेबल एंड ऑल द वेराइटीज वर अवेलेबल इन कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म। तो कॉन्ट्रास्टेड फॉर्म का मतलब हो गया एक डोमिनेंट वैरायटी था और एक रिसेसिव था। फोर्थ, पी प्लांट्स बाइसेक्सुअल प्लांट है, इसका मतलब आप जानते हो क्योंकि आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पढ़ चुके हो कि एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम सेम फ्लावर पे ही प्रेजेंट था, तो इट वाज बाइसेक्सुअल। एंड एडवांटेज क्या है बाइसेक्सुअल प्लांट का या बाइसेक्सुअल फ्लावर का कि हम सेल्फ पॉलिनेशन को रोक सकते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन कैन बी प्रिवेंटेड, self pollination can be prevented
एंड हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड? वेरी इजी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज भी है क्योंकि यही मेंडल का एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय emasculation and bagging. The first one is emasculation and the second one is bagging. तो ये जो दो टर्म आप देख रहे हो यही मेंडल का एक्सपेरिमेंटल वेपन था, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक थी। तो व्हाट इज emasculation here? Emasculation is removal of anther. Removal of anther. So it simply means कि अगर आप किसी भी प्लांट से, suppose this is the thalamus part and this one is ovary, style and stigma and ये मैं बाइसेक्सुअल कंडीशन भी ड्रॉ करूंगा and this one is anther. तो अगर आप एंथर को रिमूव कर दोगे, एंथर को हटा दोगे, तो ये अपने पॉलन तो फिर इंट्रोड्यूस्ड नहीं कर पाएगा, बट स्टिल ये एक्सपोज्ड रहेगा। एक्सपोज्ड रहेगा मतलब क्या होगा कि ये किसी भी पॉलन को रिसीव कर लेगा आइदर बाय वेरियस काइंड ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स। तो द सेकंड एम इज टू covering of ovary with the butter paper. That process is known as bagging. ताकि जब तक आपको suitable pollens ना मिले आप तब तक उस portion को covered रखोगे with the butter paper. So that process is known as bagging. Covering of ovary. Ovary भी mention है, stigma भी mention है, but mainly आपको ovary ही cover करना है because site of fertilization is ovary. तो कवरिंग ऑफ ओवरी विद बटर पेपर। तो दिस इज द सेकेंड एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद जो बहुत इजी सा स्टेप आपका एक और रीजन हो सकता है मेंडल के सिलेक्शन में, दैट ईच प्लांट प्रोड्यूस्ड मैनी सीड्स इन वन जनरेशन। Each pea plant produce many seeds in one generation. Okay? तो अब देखिए इसमें दो चीजें हम लोगों ने कवर की हैं। पहला, why Mendel selected garden pea, and second, his experimental technique which was based on emasculation and bagging. So अब जो पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सपेरिमेंटल टेक्निक को हम लोग थोड़ा सा एलैबोरेटिव फॉर्म में लेके आएंगे। तो जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक थी मेंडल की, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, and that technique was divided into three major steps. The first one is generation of pure lines. Okay. Second, and pure lines simply means the self-pollination process. Okay, मैं भी ये तीनों कंपोनेंट्स आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। सेकेंड चीज क्या थी? हाइब्रिडाइजेशन। It simply means generation, development of first generation. Development of first generation. And it simply means कि hybridization आपको करना है तो एक dominant variety को recessive variety से cross करना है। तो इससे first generation जो develop होगा वो होगा by mainly cross pollination. And the third one is development of second generation by self pollination. Development of second generation by self pollination. अब ये तीनों स्टेप मैं एक सिंपल मैथड, सिंपल हाइब्रिडाइजेशन मैथड से समझाने की कोशिश करूंगा तो शायद ये तीनों चीजें आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगी टू अंडरस्टैंड। द फर्स्ट वन इज फॉर द
जनरेशन ऑफ प्योर लाइन्स। प्योर लाइन्स का मतलब क्या हुआ कि हम कोई भी न्यू वेराइटी को डेवलप नहीं कर सकते यहां पे। इसका मतलब बहुत सिंपल सा था। अगर मैं स्टेप 1 की तरफ चलूं तो स्टेप 1 इज ऑल अबाउट द क्रॉस ऑफ राउंड विद द राउंड वेराइटी, येलो विद द येलो, पर्पल विद द पर्पल। इट सिंपली मींस कि अभी ये अपने ही मेल एंड फीमेल गैमेट्स को फ्यूज करेगा। तो फॉर सपोज मैं पहला कैरेक्टर ले रहा हूं सीड शेप, तो फर्स्ट कैरेक्टर इज सीड शेप एंड सीड शेप आर हैविंग टू वेराइटीज। मगर हमें प्योर लाइन बनाना तो पहले हम एक ही वेराइटी को ही लेके चलेंगे। तो इट इज राउंड मेनली एज अ डोमिनेंट एंड जीन्स को हम एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं? बाय द कैपिटल आर। ओके, एंड अगर ये डाइप्लॉइड है तो डेफिनेटली डाइप्लॉइड का मतलब वी हैव टू शो पेयर ऑफ एलील्स। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि सपोज मैं ह्यूमन बीइंग्स की बात करूं तो फीमेल्स में X एंड X एंड मेल में X एंड Y। तो दिस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ये डिसाइड करता है आपका प्लॉइडी लेवल। तो ये भी डाइप्लॉइड कंडीशन है। तो एलील्स मतलब जो ऑल्टरनेट फॉर्म है जीन का, पेयर ऑफ एलील, इससे हम एक्सप्रेस करते हैं किसी पर्टिकुलर जीन को। तो दिस इज वन एलील, दिस इज सेकंड एलील, दीज आर पेयर ऑफ एलील्स। तो पेयर ऑफ एलील रिप्रेजेंट वन जीन। बात समझ में आ गई होगी आपको? तो अब इस राउंड को हम राउंड से ही क्रॉस करेंगे, क्योंकि हमें पहले स्टेप में सेल्फ पॉलिनेशन करना है। तो पेरेंट वन यानी मेल गैमेट भी यही होगा एंड फीमेल गैमेट भी यही होगा ना, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन हमें करना है। तो ये अंडरस्टूड है, यही मेल गैमेट होगा, यही फीमेल गैमेट होगा। एंड जब सेग्रीगेशन होगा तो ये अंडरस्टूड है, ये होमोजाइगस है, सेम टाइप ऑफ एलील कॉम्बिनेशन है, तो 50% इसमें से हम ले लेंगे। यहां भी सेम टाइप है, 50% हम इससे ले लेंगे। तो ये हो गया आपका फर्स्ट फाइलियल जनरेशन, फर्स्ट फाइलियल जनरेशन और F1 जनरेशन। ओके, एंड दैट F1 जनरेशन इज ऑल्सो अ प्योर फॉर्म, okay, and it is present in the form of seed. So this is the step 1 which Mendel has done during the hybridization process. ऐसे उन्होंने राउंड के साथ फिर ऐसे रिंकल को भी ऐसे क्रॉस किया गया, सीड कलर येलो ग्रीन, मतलब इंडिविजुअल कैरेक्टर को क्रॉस किया गया बाय मेकिंग मेल एंड फीमेल गैमेट। क्योंकि अभी मैंने बताया था आपको कि पी प्लांट जो है वो बाइसेक्सुअल प्लांट है। अब जो स्टेप 2 था वो था क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा? सेकेंड स्टेप में हमें क्रॉस पॉलिनेशन देखना था, एंड क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा? जो डोमिनेंट वैरायटी है, अगर हम सीड कलर की बात कर रहे हैं, नंबर मैं सेकंड ट्रेट ले रहा हूं, सीड कलर, तो इसके ट्रू फॉर्म्स हैं येलो एंड ग्रीन। तो येलो रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Y एंड ग्रीन रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल y। ओके, अगेन होमोजाइगस कंडीशन है, ये आपको हमेशा याद रखना है। जब भी होमोजाइगस कंडीशन होगा तो 50% एज ए गैमेट ये सेपरेट होगा, 50% एज ए गैमेट ये सेपरेट होगा। इट सिंपली मींस कि ये जो फॉर्म आएगा, दिस वन इज F1 और फर्स्ट फाइलियल जनरेशन। तो ये एक हाइब्रिड फॉर्म था, है ना। अब ये क्योंकि सीड के फॉर्म में डेवलप होगा, मैं भी इससे पहले भी स्टेप में बता चुका था। सीड को हम सॉइल में सॉन करेंगे, फिर से वो डेवलप होगा एज ए प्लांट। तो ये अंडरस्टूड है, इस सीड का जो प्लांट बनेगा उसमें भी कॉम्बिनेशन यही होगा। यानी थर्ड स्टेप जो हमारा था, जो प्रमोट सेल्फ पॉलिनेशन, तो इसमें भी हमें जो सेकंड जनरेशन रेस करनी है, तो उसमें भी हमें एज इट इज मिलेगा मेल गैमेट एंड एज इट इज मिलेगा हमें फीमेल गैमेट।
मिलेगा ना, क्योंकि ये सीड जब ग्रो होगा एज ए प्लांट तो यही पेयर गैमेट बनेगा एज ए मेल गैमेट, यही पेयर गैमेट बनेगा एज अ फीमेल गैमेट। अब देखिए यहाँ पे जो पेयर है वो डिफरेंट है, मतलब हेटेरोजाइगस फॉर्म है, तो ये अंडरस्टूड है यहाँ पे दोनों ही गैमेट बनेगा, दिस वन इज गैमेट बनेगा ना। सेम चीज यहां पे भी है, ये दोनों ही गैमेट बनेंगे, कैपिटल वाई विद स्मॉल वाई। और अब करेंगे क्या हम, जब उसको क्रॉस करेंगे तो फर्स्ट क्रॉस करेगा विद द फर्स्ट, मतलब मेल गैमेट का पहला जो हैप्लॉइड गैमेट है वो फीमेल के हैप्लॉइड गैमेट से फ्यूज करेगा, व्हिच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस पेयर ऑफ एलील। उसके बाद फर्स्ट क्रॉस विद सेकंड, तो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस फॉर्म। उसके बाद ये क्रॉस करेगा तो डोमिनेंट वैरायटी आगे मेंशन करेंगे हम लोग, एंड अल्टीमेटली ये इससे क्रॉस करेगा तो ये हमारे पास इसका सेकंड जनरेशन आएगा, दिस इज नोन एज F2 जनरेशन। तो ये मेंडल की एक्सपेरिमेंटल टेक्निक थी। अब इसी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक को हम लोग डिस्कस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड। द फर्स्ट वन इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एंड व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो मोनो मतलब क्या हुआ, मोनो मतलब सिंगल, मोनो मीन्स single and hybrid means mixing, okay, it simply means कि इस क्रॉस में हम सिर्फ एक ही कैरेक्टर के फॉर्म को मिक्स्ड करेंगे। बात समझ में आ रही है आपको? तो मैं सपोज ये एक बार ऑप्शन दूंगा फ्लैग कलर, ओके, तो पेरेंट वन हम लेंगे फ्रॉम द डोमिनेंट वेराइटी एंड पेरेंट टू हम लेंगे फ्रॉम द रिसेसिव वेराइटी। तो पेरेंट वन एंड पेरेंट टू फ्रॉम द फ्लैग कलर, तो फर्स्ट वन इज पर्पल, तो पर्पल को हम प्रेजेंट करेंगे एज अ पेयर ऑफ कैपिटल P, क्योंकि पर्पल इज अ डोमिनेंट वेराइटी, और ये आपको हमेशा याद रखना है जो वेराइटी डोमिनेंट होगी उसी कैरेक्टर के फर्स्ट अल्फाबेट से इसको हम प्रेजेंट करते हैं। तो पर्पल के हम लोगों ने P लिया है यहाँ पे, और पेयर में क्यों मेंशन करते हैं, क्योंकि ये डाइप्लॉइड है, तो पेयर ऑफ एलील रिप्रेजेंट वन जीन, ओके, तो दिस इज फर्स्ट एलील एंड दिस इज सेकंड एलील। ये बार बार मैं बोल रहा हूं, ये आपको बहुत अच्छे से समझना है। सेम फॉर द पेरेंट टू, पर्पल का जो रिसेसिव वैरायटी दैट इज व्हाइट, बट यहां पे हम व्हाइट को W से नहीं लेंगे, व्हाइट को हम लेंगे इसी अल्फाबेट के स्मॉल अल्फाबेट से, स्मॉल लेटर से, दैट इज स्मॉल p एंड स्मॉल p। ये भी हो गया आपका पेयर ऑफ एलिल्स। तो व्हेन वी क्रॉस पर्पल, मैं मेंशन कर दे रहा हूं, पर्पल विद द व्हाइट फ्लावर, तो व्हाट हैपेंस कि ये एज ए गैमेट सेपरेट होगा, कैपिटल P एंड स्मॉल p होगा ना। तो ये जो गैमेट की मिक्सिंग हुई है, क्योंकि होमोजाइगस है तो एक कैपिटल P एज ए गैमेट आ जाएगा, यहां भी होमोजाइगस है, ये भी एक स्मॉल p एज ए गैमेट आएगा, तो ये आएगा आपका F1 जनरेशन एंड इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सीड, एंड दैट F1 जनरेशन जब इसको हम यूज करेंगे एज अ पेरेंट, क्योंकि ये सीड जब फॉर्म करेंगे डेवलप होगा प्लांट्स में, तो यही कॉम्बिनेशन को मिलेगा फॉर जनरेशन 2। तो इसमें अब जो पेरेंट वन एंड पेरेंट टू बनेगा, इसमें कैपिटल P एंड स्मॉल p, ये पेरेंट वन बनेगा, एंड सेम कॉम्बिनेशन कैपिटल P एंड स्मॉल p पेरेंट टू। क्योंकि अब मेनली हम यहाँ पे इसकी सेल्फिंग करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे, ओके, सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे। यहां लोगों ने क्या किया था, क्रॉस पॉलिनेशन किया था, क्रॉस पॉलिनेशन किया। अब हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे। तो क्योंकि ये हेटेरोजाइगस है
तो ये दोनों गैमेट बनेंगे, ये दोनों भी गैमेट बनेंगे। तो कैपिटल P एंड स्मॉल p फ्रॉम द फर्स्ट साइड विथ कैपिटल P एंड स्मॉल p फ्रॉम द सेकेंड साइड। अब इस चीज को हम लोग एक न्यू मेथड से करेंगे, दैट मेथड इज पुनेट स्क्वायर। तो यू जस्ट सिंपली ड्रॉ अ स्क्वायर, ओके, एंड इस पेयर को आप यहां मेंशन कर लो, कैपिटल P विद स्मॉल p, एंड इस पेयर को यहां मेंशन कर लेंगे, कैपिटल P विद स्मॉल p। अब देखिए फर्स्ट को उठाते हैं, फर्स्ट एलिल को क्रॉस करेंगे दोनों से, तो कैपिटल P विद कैपिटल P, ये फर्स्ट प्रोजेनी, देन कैपिटल P विद स्मॉल p, ये सेकंड प्रोजेनी, देन कैपिटल P विद स्मॉल p, ये थर्ड प्रोजेनी, एंड स्मॉल p, फोर्थ प्रोजेनी। अब दिस इज योर F2 जनरेशन, ये आपका F2 जनरेशन आ गया ना। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो भी बताना पड़ेगा। तो फिनोटिपिक रेशियो आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। फिनोटिपिक रेशियो के लिए, फिनोटिपिक रेशियो मींस जो फिजिकल ऑब्जर्वेशन है, तो फिजिकल ऑब्जर्वेशन में देखिए ये पर्पल होगा क्योंकि ये सेम पेयर आप यहां भी देख रहे थे, ओके। इसमें भी देखिए ये एक डोमिनेंट एलील है, तो रिसेसिव एलील के एक्सप्रेशन को ये हाइड करेगा, तो ये भी पर्पल है। एंड यहां पे भी देखिए डोमिनेंट एलील है, तो ये भी एक्सप्रेस करेगा, रिसेसिव का एक्सप्रेशन हाइड हो जाएगा। तो F2 जनरेशन में हमें 1 2 3 पर्पल फ्लावर मिल रहे हैं, 3 पर्पल, एंड सिर्फ ये दोनों फॉर्म रिसेसिव हैं, यानी ये जो आप देख रहे हो लास्ट प्रोजेनी, इसमें दोनों एलील रिसेसिव हैं। इसका मतलब कि इसमें डोमिनेंट एक्सप्रेशन नहीं आएगा, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे एज अ वाइट। तो द फिनोटिपिक रेशियो इज 3:1। बट जीनोटिपिक रेशियो क्या है इसका? जीनोटिपिक मतलब द कंपोजिशन ऑफ जीन। जीन कैसा कंपोजिशन यहां पे शो कर रहा है, देखिए इन द फर्स्ट वन इट्स अ प्योर, क्योंकि दोनों सेम है, एंड द डोमिनेंट पेयर, तो वन इज प्योर डोमिनेंट एंड दीज टू आर हाइब्रिड मिक्स्ड, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, तो टू आर मिक्स्ड, एंड द लास्ट पेयर again it's a pure but it's a recessive form, so 1:2:1 is a genotypic form. Okay, so this is the explanation of monohybrid cross. तो इसमें से आप कोई भी ट्रेट लेके मोनोहाइब्रिड क्रॉस को ऐसे परफॉर्म कर सकते हो। अब हम लोग सीखेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस। So in dihybrid cross, we have to take 2 characters at a time. It simply means कि हम 2 characters को एक साथ लेके 2 रिसेसिव वैरायटी से क्रॉस करेंगे। तो मैं फर्स्ट 2 पेयर को ही ऑप्ट कर रहा हूं एज अ पेरेंट 1 एंड रिसेसिव वैरायटीज को एज अ पेरेंट 2। तो इन पेरेंट 1 and parent 2 here. In parent 1 we have seed shape. Seed shape is round, मैं सीधा mention कर रहा हूँ. This one is the first variety, and parent 2 is seed color, that is yellow, and it is crossed with recessive variety wrinkle and green. तो wrinkle के लिए small r लेंगे, green के लिए small y. तो small r and small y. ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। अब इसको हम लोग परफॉर्म करेंगे एज अ डाइहाइब्रिड क्रॉस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेफिनेटली आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा एज अ क्वेश्चन। तो बहुत ध्यान से आपको समझना है, बहुत स्लोली मैं समझाऊंगा ताकि स्टेप्स आपको समझ में आ जाए। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस सबसे पहले आपको करना क्या है,
आपने 2 कैरेक्टर्स तो लिए हैं, बट क्रॉसिंग पैटर्न इज सेम जो आप मोनोहाइब्रिड में कर रहे थे, यानी फर्स्ट कैरेक्टर को फर्स्ट कैरेक्टर के साथ पहले क्रॉस करेंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा, कैपिटल आर विद स्मॉल आर। देखिए कैपिटल आर, क्योंकि ये सेम है, होमोजाइगस पेयर है, तो एक आर हम लेंगे इसका एज ए गैमीट, ये भी होमोजाइगस पेयर है, तो एक आर इसका हम लेंगे एज ए गैमीट। सिमिलरली अब सेकंड को हम क्रॉस करेंगे तो कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, यहां पे भी सेम चीज एप्लीकेबल है, ये सेम है, मतलब होमोजाइगस है, 50% एज ए गैमीट, ये भी होमोजाइगस है 50% एज अ गैमीट, एंड दिस वन इज F1 जनरेशन। तो ये फर्स्ट फाइलियल जनरेशन है डाइहाइब्रिड क्रॉस का। अब यहां पे हमें करना क्या है, यहां पे अब हमें सेल्फिंग करनी है फॉर द गैमेट फॉर्मेशन। तो बहुत इजीली आपको समझना क्या है, इसको हम एज ए गैमेट यहां से सेपरेट कर रहे हैं, क्योंकि ये अलग ट्रेट है, ये अलग ट्रेट है। तो देखिए कैपिटल आर विथ कैपिटल वाई, दिस इज द फर्स्ट पेयर, फिर कैपिटल आर विथ द स्मॉल वाई, दिस इज द सेकेंड पेयर, एंड स्मॉल आर विथ कैपिटल वाई, ये देखिए, तो स्मॉल आर विथ कैपिटल वाई में हम स्मॉल आर को क्यों आगे रख रहे हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो अरेंजमेंट ऑफ ट्रेट है इसमें पहला जो ट्रेट है वो सीट शेप का है, तो जो ट्रेट हम पहले लेके चलेंगे उसी को पहले मेंशन करेंगे इन केस ऑफ डाइहाइब्रिड ओनली या ट्राइहाइब्रिड। तो 10th में आपको ट्राइहाइब्रिड तो पढ़ना नहीं है, आप डाइहाइब्रिड पे फोकस करो। एंड द फाइनल वन इज स्मॉल आर विद द स्मॉल वाई। ओके, तो ये आपका मेल गैमीट for F2 generation. So these are the male gametes for F2 generation. Similarly, देखिए अब सेम चीज इसको ही हम फीमेल गैमेट भी बनाएंगे, क्योंकि ये बाइसेक्सुअल प्लांट है। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई पहला हमने यहां मेंशन कर लिया, दूसरा कैपिटल आर विद स्मॉल वाई, तीसरा स्मॉल आर विद कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर विद स्मॉल वाई। ओके, तो पेयर्स रेडी है हमारे। अब हम लोग क्रॉस करेंगे एंड बहुत पेशेंस रखते हुए बहुत स्लोली आपको चलना है, अदरवाइज एक भी स्टेप अगर गड़बड़ हो गया तो फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो बेस्ट थिंग क्या है, पहले आप फर्स्ट एलील को लो एंड फर्स्ट से क्रॉस करो, सेकंड एलील को सेकंड से क्रॉस करना है। तो फर्स्ट विद द फर्स्ट, सेकंड विद द सेकंड, और पहले इस वाले को चारों के साथ हम क्रॉस करके प्रोजेनिस ऑब्टेन करेंगे। तो सी कैपिटल आर विद कैपिटल आर, capital Y with capital Y. This is the first progeny. Okay. Number 2, capital R with capital R, capital Y with small y. This is the second progeny. Similarly, capital R with small r, capital Y with capital Y. This is the third progeny. And capital R small r, capital Y small y. This is the fourth progeny. अब इस वाले में हम देखेंगे, सेकंड वाले में भी एक चीज करेंगे, कैपिटल आर विद कैपिटल आर, कैपिटल वाई विद स्मॉल वाई, ओके, देन कैपिटल आर विद कैपिटल आर, स्मॉल वाई विद स्मॉल वाई, देन कैपिटल आर विद स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई, कैपिटल वाई आगे आ जाएगा क्योंकि एक ही ट्रेड को रिजेंबल कर रहा है। Capital R with small r and small y with small y. थर्ड स्टेप में देखिए, कैपिटल R with small r,
कैपिटल वाई विद कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल, तो कैपिटल डोमिनेंट आगे आ जाएगा, कैपिटल आर विद स्मॉल आर, कैपिटल वाई विद स्मॉल वाई, स्मॉल आर विद स्मॉल आर, एंड कैपिटल वाई विद कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर विद स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई विद स्मॉल वाई, स्मॉल आर विद कैपिटल, तो कैपिटल आगे आ जाएगा, कैपिटल आर विद स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई विद स्मॉल वाई, सेम कैपिटल आर स्मॉल आर का कॉम्बिनेशन है तो कैपिटल आगे आ जाएगा, और दोनों वाई यहाँ पे स्मॉल है, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर एंड यहाँ कैपिटल लगा है, कैपिटल आगे आ जाएगा, एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई. So this is the 16 progenies of dihybrid cross. अब इसमें हम phenotypic and genotypic ratio कैसे निकालेंगे, आइए वो सीखते हैं. तो इन phenotypic ratio देखिए, phenotypic ratio इससे निकालना आसान है. फिजिकली हमारे पास जो मॉर्फोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन है हमारे पास वो 4 ही पेयर में प्रेजेंट है. द फर्स्ट वन इज राउंड एंड येलो, मैं यहां मेंशन कर रहा हूं. फर्स्ट इज राउंड एंड येलो, एंड येलो इज ए कैपिटल मतलब डोमिनेंट वैरायटी है. सेकंड इज राउंड विद स्मॉल वाई मतलब रिसेसिव है तो ये ग्रीन हो जाएगा, राउंड एंड ग्रीन. थर्ड देखिए ये रिंकल्ड हो जाएगा क्योंकि स्मॉल है, रिंकल्ड बट वाई कैपिटल है, रिंकल एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो. एंड द फोर्थ वन इज रिंकल एंड स्मॉल वाई है तो ग्रीन. तो यहां मेंशन कर लेंगे हम लोग फोर्थ वाले को, रिंकल एंड ग्रीन. ओके, तो राउंड एंड येलो के लिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हमें राउंड के लिए कैपिटल आर तो हमें चाहिए क्योंकि कैपिटल आर मींस डोमिनेंट वन, और डोमिनेंट अगर एक भी है तो इट मींस वो एक्सप्रेस करेगा अपने कैरेक्टर को. तो राउंड के लिए हमें कैपिटल आर देखना है, येलो के लिए हमें कैपिटल वाई देखना है क्योंकि येलो अगेन डोमिनेंट वैरायटी है तो ए कैपिटल वाई तो हमको चाहिए. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई. आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हो कि आपको ये पेयर आपको चाहिए, यानी ए कैपिटल आर और ए कैपिटल वाई तो आप एटलीस्ट आपको चाहिए. तो इसको काउंट करते हैं. तो देखिए फर्स्ट वन, इसमें देखिए दोनों कैपिटल है, इसमें देखिए ये भी कैपिटल है ये भी कैपिटल है. 2, इसमें देखिए ये भी कैपिटल है ये भी कैपिटल है. 3, इसमें देखिए ये और ये दोनों कैपिटल है. 4, फिर देखिए ये और ये दोनों कैपिटल है. 5, इसमें देखिए दोनों स्मॉल वाई थे, वाई कैपिटल नहीं है तो इसको हम काउंट नहीं कर सकते. इसमें भी देखिए दोनों स्मॉल वाई, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, बट इसको हम कर सकते हैं कैपिटल आर और कैपिटल वाई. 6, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई का पेयर यहां भी मेंशन है. 7, फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई का पेयर यहां भी मेंशन है. 8 एंड कैपिटल आर कैपिटल वाई का पेयर यहां भी मेंशन है. 9 एंड इसके बाद देखिए कहीं पे भी ये पेयर आपको नहीं दिख रहा है. तो जो फर्स्ट वैरायटी हमारे पास आई है राउंड एंड येलो, दैट इज 9. बस समझ में आ गया आपको. अब राउंड एंड ग्रीन के लिए, राउंड के लिए मतलब आर तो कैपिटल चाहिए, ग्रीन के लिए वाई हमें स्मॉल चाहिए. तो ये वाला पेयर हमको ढूंढना है, एक कैपिटल आर विद स्मॉल वाई. ओके, तो देखिए ये आपको दिख रहा है फर्स्ट पेयर, तो इसके लिए हम लोग ए मेंशन कर लेंगे. ए. नंबर 2 देखिए यहां दिख रहा है बी, एंड नंबर 3 यहां देखिए ये दिख रहा है आपको, एक आर कैपिटल मगर वाई स्मॉल है तो सी. इसके अलावा ये पेयर आपको कहीं नहीं दिख रहा, तो ये हो गया आपका
3। अब रिंकल इन येलो, रिंकल का मतलब क्या होगा, आर आपको स्मॉल चाहिए, येलो है तो कैपिटल वाई आपको चाहिए, तो आर आपको स्मॉल चाहिए, तो दिस इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन 1, यहां पे देखिए 2 एंड दिस वन इज 3। तो ये हो गया आपका थर्ड फिनोटिपिक फॉर्म। एंड द फोर्थ देखिए रिंकल एंड ग्रीन, ये सिर्फ एक ही बार है और कहीं पे भी देखिए स्पेस नहीं है, सिर्फ एक ही बार आया है, तो रिंकल एंड ग्रीन इज 1, तो रिजल्ट इज 9:3:3:3:1। ये हो गया फिजिकल एक्सप्रेशन और फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। अब जीनोटाइप की बात करेंगे तो जीनोटाइप निकालने के लिए, मतलब जीन कंपोजिशन निकालने के लिए द बेस्ट वे इज थ्रू, आप एक एक बॉक्स को पिक करो एंड आइडेंटिफाई करो क्या वैसा बॉक्स आपको दोबारा कहीं दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये जो फर्स्ट फॉर्म आप देख रहे हो 2 कैपिटल आर एंड 2 कैपिटल वाई, इस पूरी 16 प्रोजेनीज में ये बॉक्स एक ही बार आया है, तो यहां मेंशन करेंगे जीनोटाइप को, जीनोटाइप। तो पहला है बॉक्स हमारे पास कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई, एंड ये एक ही बार आया है, ठीक, तो इसको मेंशन करेंगे हम लोग 1। उसके बाद सेकेंड वन इज कैपिटल आर कैपिटल वाई विद स्मॉल वाई। देखिए ये पेयर आपको एज इट इज यहां भी दिख रहा है ना, तो इसको हम बी मान के यहां मेंशन कर लेते। इसके बाद आप कहीं पे भी देखिए ये पेयर आपको नहीं दिख रहा है, ओके। तो ये जो फॉर्म है यानी कैपिटल आर कैपिटल वाई विद स्मॉल वाई, ये आपको 2 प्रोजेनीज में दिख रहा है, ओके। थर्ड प्रोजेनी क्या है, कैपिटल आर विद स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई, ये है आपकी थर्ड प्रोजेनी। और इसको आप देखें, एक आपको यहां दिख रहा है, सी मान लेते हैं इसको, एक यहां दिख रहा है और एक देखिए यहां दिख रहा है, ओके। तो ये भी आपको 2 बार दिखेगा, इसके अलावा ये आपको कहीं नहीं दिखेगा। तो ये हो गया 2 एंड द फोर्थ D1, इसमें देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, ये पेयर आपको ढूंढना है इन 16 प्रोजेनीज में, कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। और देखिए 1 2 3 एंड 4, ये चारों एक जैसे ही हैं, मैं मेंशन कर रहा हूं उसको डी एंड डी, तो ये चारों एक जैसे ही हैं, इसका मतलब 4 प्रोजेनी में ये कॉम्बिनेशन है। तो 4, अब बारी आती है इसकी कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई, द फिफ्थ कॉम्बिनेशन कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई। ये आपको जो पेयर है ये ढूंढना है आपको, तो ये कहीं पे नहीं दिख रहा है आपको ये पेयर, तो ये हो गया हमारा P जो एक ही बार आया है, ओके। इसके बाद देखिए ये बचा हुआ है कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसको मानेंगे F। ये देखिए एक बार यहां है एक बार यहां है, ओके, 2 बार आया है ये कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई, ये 2 टाइम्स आया है। एंड इसके बाद देखिए ये स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये भी आपको एक ही बार मिलेगा, इसको हम G मान लेते हैं। तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये भी एक बार आया है। एंड इसके बाद देखिए ये जो पेयर है स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये भी 2 बार आया है, तो इसको मान लेते हैं H। तो ये पेयर हो गया स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एंड ये भी 2 बार आया है। एंड ये जो लास्ट है ये भी एक बार है GHI, तो स्मॉल आर
स्मॉल y ये भी आपको एक ही बार मिला है। अब देखिए फॉर क्रॉस चेकिंग आपको पता है देयर आर 16 प्रोजेनिस, ओके 16 प्रोजेनिस है ना ये, तो 9 3 12 3 15 एंड ये सॉरी मैंने यहां पे चला गया है 1 16, ओके एंड जीनोटाइप भी हमें फिर काउंट करना होगा 1 2 3 2 5 plus 4 9 plus 1 10 to 12 30 to 50 and 60. So the genotype ratio will be 1:2:2:1:2:1:2:1. So this is how we have to perform dihybrid cross in your board examination. तो मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉस आप किसी भी ट्रेट को लेके प्रैक्टिस कर सकते हो, ओके तो ये इंपॉर्टेंट सेशन था, इस चीज को आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस।